अध्याय 21। निर्वासित। क्लेटन ने सपना देखा कि वह पानी पी रहा है, ताजे पानी की शुद्ध रमणीय घूंटें। अचानक उसे होश आया और उसने पाया कि बारिश की धारें उसके शरीर और उसके उल्टे चेहरे पर गिर रही थीं। एक भारी उष्णकटिबंधीय वर्षा उन पर बरस रही थी। उसने अपना मुंह खोला और पानी पिया। कुछ ही देर में वह इतना तरोताजा और मजबूत हो गया कि वह अपने हाथों पर खड़ा हो गया। उसके पैरों के पार मॉन्सियर थुरन लेटा हुआ था। कुछ फीट पीछे जेन पोटर नाव के निचले हिस्से में एक दयनीय छोटे ढेर में सिमटी हुई थी। वह बिल्कुल शांत थी। क्लेटन जानता था कि वह मर चुकी थी। अनंत परिश्रम के बाद उसने खुद को थुरन के लटकते शरीर से मुक्त किया और नई ताकत के साथ लड़की की ओर रेंगने लगा। उसने नाव के तल के खुरदरे तख्तों से उसका सिर उठाया। उस बेचारे भूखे शरीर में अभी भी जीवन हो सकता था। वह पूरी तरह से उम्मीद नहीं छोड़ सकता था और इसलिए उसने पानी से भीगा हुआ एक कपड़ा लिया और उस घिनौनी चीज के सूजे हुए होठों के बीच कीमती बूंदें निचोड़ ली, जो कुछ ही दिनों पहले खुशहाल जवानी और शानदार सुंदरता के शानदार जीवन से चमक रही थी। कुछ समय तक चेतना लौटने का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन आखिरकार उसके प्रयासों को आधे बंद पलकों के हल्के कंपन से पुरस्कृत किया गया। उसने पतले हाथों को रगड़ा और सूखे गले में पानी की कुछ और बूंदें डालीं। लड़की ने अपनी आंखें खोली, बहुत देर तक उसे देखती रही, इससे पहले कि वह अपने आसपास के माहौल को याद कर पाती। पानी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम बच गए? बारिश हो रही है, उसने समझाया। हम कम से कम पानी तो पी ही सकते हैं। बारिश ने हम दोनों को तरोताज़ा कर दिया है। महाशय थुरान, उसने पूछा, उसने तुम्हें नहीं मारा? क्या वह मर गया? मुझे नहीं पता, क्लेटन ने जवाब दिया। अगर वह जीवित रहता है और यह बारिश उसे फिर से जीवित कर देती है, लेकिन वह वहीं रुक गया। बहुत देर से उसे याद आया कि उसे उन भयावहताओं को और नहीं बढ़ाना चाहिए जो लड़की पहले ही झेल चुकी थी। लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया कि उसने क्या कहा होगा। वह कहाँ है? उसने पूछा। क्लेटन ने रूसी के झुके हुए शरीर की ओर सिर हिलाया। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। क्लेटन ने विस्तार से कहा, मैं देखूंगा कि क्या मैं उसे पुनर्जीवित कर सकता हूँ। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसे रोकने वाला हाथ उसकी ओर बढ़ाया। ऐसा मत करो, जब पानी में ताकत आ जाएगी तो वह तुम्हें मार देगा। अगर वह मर रहा है तो उसे मरने दो। मुझे इस नाव में उस जानवर के साथ अकेला मत छोड़ो। क्लेटन हिचकिचाया। उसके सम्मान की मांग थी कि वह थुरन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे, और यह भी संभावना थी कि रूसी मानव सहायता से परे था। ऐसा आशा करना अपमानजनक नहीं था। जब वह अपनी लड़ाई लड़ रहा था तो उसने तुरंत अपनी आंखें आदमी के शरीर से उठाईं, और जैसे ही वे नाव के गनवेल के ऊपर से गुजरे, वह खुशी की एक छोटी सी चीख के साथ कमजोर होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भूमि, जेन, उसने अपने फटे होंठों से लगभग चिल्लाते हुए कहा। भगवान का शुक्र है, भूमि। लड़की ने भी देखा, और वहां 100 गज की दूरी पर उसे एक पीला समुद्र तट दिखाई दिया, और उसके आगे एक उष्णकटिबंधीय जंगल की शानदार पत्तियां। अब आप उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं, जेन पोर्टर ने कहा, क्योंकि वह भी अंतरात्मा की पीड़ा से ग्रस्त थी जो क्लेटन को उनके साथी को सहायता देने से रोकने के उसके निर्णय के परिणामस्वरूप हुई थी। रूसी को अपनी आंखें खोलने के लिए होश में आने के पर्याप्त लक्षण दिखाने में आधे घंटे से ज्यादा समय लग गया, और कुछ समय बाद ही वे उसे अपनी अच्छी किस्मत का एहसास करा पाए। इस समय तक नाव रेतीले तल पर धीरे धीरे घिसट रही थी। उसने जो ताज़ा पानी पिया था और नई उम्मीद की प्रेरणा के बीच, क्लेटन को नाव के अगले हिस्से से रस्सी बांधकर उथले पानी से किनारे तक पहुंचने की ताकत मिली। उसने इसे एक छोटे से पेड़ से बांध दिया जो एक निचले किनारे के शीर्ष पर उगाया था, क्योंकि ज्वार उफान पर था, और उसे डर था कि नाव उन सभी को फिर से समुद्र में बहा ले जाएगी, क्योंकि यह बहुत संभव था कि जेन पोर्टर को किनारे तक कई घंटों तक ले जाना उसकी ताकत से परे होगा। इसके बाद वह लड़खड़ाता हुआ और रेंगता हुआ पास के जंगल की ओर बढ़ा, जहां उसने उष्णकटिबंधीय फलों की प्रचुरता के सबूत देखे थे। टार्ज़न ऑफ द एप्स के जंगल में उसके पिछले अनुभव ने उसे सिखाया था कि उगने वाली कई चीज़ों में से कौन सी खाने योग्य है,
और लगभग 1 घंटे की अनुपस्थिति के बाद वह भोजन की एक छोटी सी थैली लेकर समुद्र तट पर लौट आया। बारिश बंद हो चुकी थी और सूरज की तपिश इतनी बेरहमी से उस पर बरस रही थी कि जेन पोर्टर ने जमीन पर कब्जा करने के लिए तुरंत प्रयास करने पर जोर दिया। क्लेटन द्वारा लाए गए भोजन से और भी ज्यादा उत्साहित होकर तीनों उस छोटे से पेड़ की आधी छाया में पहुंच गए जिस पर उनकी नाव लगी हुई थी। यहाँ पूरी तरह थक जाने के बाद वे आराम करने के लिए नीचे गिर गए और अंधेरा होने तक सोते रहे। 1 महीने तक वे समुद्र तट पर अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। जैसे ही उनकी ताकत वापस लौटी, दोनों लोगों ने पेड़ की शाखाओं में एक छोटा सा आश्रय बनाया जो जमीन से काफी ऊपर था ताकि बड़े शिकारी जानवरों से सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दिन में वे फल इकट्ठा करते और छोटे कृंतकों को फंसाते, रात में वे अपने कमजोर आश्रय में दुबके रहते थे जबकि जंगल के जंगली निवासी अंधेरे के घंटों को भयावह बना देते थे। वे जंगल की घासों पर सोते थे और रात को उड़ने के लिए जेन पोर्टर के पास क्लेटन का एक पुराना अल्स्टर था, वही कपड़ा जो उसने विस्कॉन्सिन के जंगलों की उस यादगार यात्रा पर पहना था। क्लेटन ने अपने वृक्षीय आश्रय को 2 कमरों में विभाजित करने के लिए शाखाओं का एक कमजोर विभाजन बनाया था, एक लड़की के लिए और दूसरा मॉन्सियर थुरन और उसके लिए। शुरू से ही रूसी ने अपने असली चरित्र के सभी गुण प्रदर्शित किए थे: स्वार्थ, असभ्यता, अहंकार, कायरता और वासना। लड़की के प्रति थुरन के रवैये के कारण 2 बार उसके और क्लेटन के बीच मारपीट हुई थी। क्लेटन ने उसे एक पल के लिए भी अपने साथ अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। अंग्रेज और उसकी मंगेतर का अस्तित्व एक निरंतर भयावह दुर्स्वप्न था और फिर भी वे अंतिम बचाव की आशा में रहते थे। जेन पोर्टर के विचार अक्सर इस जंगली तट पर उसके दूसरे अनुभव पर लौट आते थे। काश उस मृत अतीत के अजेय वन देवता अब उनके साथ होते। अब उन्हें घूमते हुए जानवरों या पाश्विक रूसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। वह क्लेटन द्वारा उसे दी गई अल्प सुरक्षा की तुलना उससे करने से खुद को नहीं रोक पाती जो उसे उम्मीद थी अगर बंदरों के टार्जन को एक पल के लिए भी महाशय थुरन के भयावह और खतरनाक रवैये का सामना करना पड़ता। एक बार जब क्लेटन पानी के लिए छोटी सी धारा पर गया था और थुरन ने उससे बदतमीजी से बात की थी तो उसने अपने विचार व्यक्त किए। यह आपके लिए अच्छी बात है महाशय थुरान, उसने कहा, कि बेचारे महाशय टार्जन जो उस जहाज से खो गए थे जो आपको और मिस स्ट्रॉन्ग को केपटाउन लाया था, अब यहाँ नहीं है। तुम सुअर को जानते थे? थुरान ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। मैं उस आदमी को जानती थी, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है कि वह एकमात्र असली आदमी था जिसे मैंने कभी जाना है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसके कारण रूसी ने उसके प्रति मित्रता से अधिक अपने शत्रु के प्रति गहरी भावना व्यक्त की और उसने उस व्यक्ति से और अधिक बदला लेने के सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसे वह मृत मानता था तथा उस लड़की के सामने उसकी स्मृति को कलंकित कर दिया। वह सुअर से भी बदतर था, उसने चिल्लाते हुए कहा। वह एक कायर और डरपोक था। जिस महिला के साथ उसने अन्याय किया था, उसके पति के धर्मी क्रोध से खुद को बचाने के लिए उसने पूरी तरह से दोष उस पर मरने के प्रयास में अपनी आत्मा की झूठी शपथ ली। इसमें सफल न होने पर वह फ्रांस से भाग गया ताकि सम्मान के मैदान पर पति से मिलने से बच सके। यही कारण है कि वह मिस स्ट्रॉन्ग और मुझे केप टाउन ले जाने वाले जहाज पर सवार था। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मामले में महिला मेरी बहन है। मुझे एक और बात पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। आपके बहादुर महाशय टार्जन डर के मारे जहाज से कूद पड़े क्योंकि मैंने उन्हें पहचान लिया था और आग्रह किया था कि वे अगली सुबह मुझे हरजाना दे। हम अपने स्टेटरूम में चाकुओं से लड़ सकते थे। जेन पोर्टर हंस पड़ी। तुम एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि जो व्यक्ति मॉन्सियूर टार्जन और तुम दोनों को जानता है वह ऐसी असंभव कहानी पर कभी विश्वास कर सकता है? तो फिर वह छद्म नाम से यात्रा क्यों करता था? महाशय थुरान ने पूछा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, वह चिल्लाई, लेकिन फिर भी संदेह का बीज बोया गया क्योंकि वह जानती थी कि हेजल स्ट्रांग ने अपने वन देवता को केवल लंदन के जॉन कैलिडवेल के रूप में जाना था। उनके असभ्य आश्रय से उत्तर की ओर मात्र 5 मील की दूरी पर, जो उनके लिए बिल्कुल भी अज्ञात था और व्यावहारिक रूप से इतना दूर था मानो हजारों मील के अभेद्य जंगल से अलग हो, वहां टार्जन ऑफ द एप्स का छोटा सा आरामदायक केबिन था।
जबकि तट से कुछ दूर, केबिन से कुछ मील दूर, कच्चे लेकिन अच्छी तरह से बने आश्रयों में 18 लोगों का एक छोटा सा समूह रहता था। लेडी एलिस की 3 नावों के रहने वाले, जिनसे क्लेटन की नाव अलग हो गई थी। शांत समुद्र पर वे 3 दिन से भी कम समय में मुख्य भूमि पर पहुंच गए थे। जहाज के डूबने की भयावहता का उन्हें कोई अनुभव नहीं था, और हालांकि वे दुख से उदास थे और आपदा के सदमे से पीड़ित थे और अपने नए अस्तित्व की असामान्य कठिनाइयों से पीड़ित थे, लेकिन इस अनुभव से कोई भी अधिक बुरा नहीं हुआ। सभी इस उम्मीद से उत्साहित थे कि चौथी नाव पकड़ ली गई है और तट की पूरी तरह से तलाशी जल्दी ही की जाएगी। चून की नाव पर मौजूद सभी आग्नेयास्त्र और गोला बारूद लॉर्ड टेनिंगटन की नाव में रखे गए थे, इसलिए पार्टी बचाव के लिए और भोजन के लिए बड़े शिकार का शिकार करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थी। प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर ही उनकी एकमात्र तात्कालिक चिंता थी। अपने मन में पूरी तरह आश्वस्त होकर कि उनकी बेटी को एक गुजरते हुए स्टीमर ने उठा लिया है, उन्होंने उसकी भलाई के बारे में आशंका के अंतिम अवशेष को त्याग दिया और अपनी विशाल बुद्धि को केवल उन महत्वपूर्ण और गूढ़ वैज्ञानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्हें वह अपने एक पांडित्य में विचार के लिए एकमात्र उचित भोजन मानते थे। उनका दिमाग सभी बाहरी मामलों के प्रभाव के प्रति खाली लग रहा था। कभी नहीं थके हुए मी सैमुअल टी फिलिंडर ने लॉर्ड टेनिंगटन से कहा, प्रोफेसर पोर्टर कभी भी इतने मुश्किल नहीं रहे। यार मैं कह सकता हूँ, असंभव। क्यों? आज सुबह ही, जब मुझे थोड़े से आधे घंटे के लिए अपनी निगरानी छोड़नी पड़ी, तो वे मेरे लौटने पर पूरी तरह से गायब थे। और भगवान का शुक्र है, सर, आपको क्या लगता है कि मैंने उन्हें कहाँ पाया? समुद्र में आधा मील दूर, सर, एक लाइफबोट में, जान बचाने के लिए नाव चलाते हुए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किनारे से इतनी शानदार दूरी कैसे तय की, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चप्पू था, जिससे वे आनंदपूर्वक चक्कर लगाते हुए नाव चला रहे थे। जब नाविकों में से एक ने मुझे दूसरी नाव में अपने पास ले लिया, तो प्रोफेसर मेरे इस सुझाव पर काफी क्रोधित हो गए कि हम तुरंत वापस जमीन पर लौट आएं। क्यों, मी फिलिंडा? उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप, श्रीमान, खुद एक विद्वान व्यक्ति, विज्ञान की प्रगति को बाधित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछले कई उष्णकटिबंधीय रातों के दौरान सूक्ष्म अवलोकन के तहत कुछ खगोलीय घटनाओं से एक पूरी तरह से नई नेबुला परिकल्पना का अनुमान लगाया था जो निस्संदेह वैज्ञानिक दुनिया को चौंका देगी। मैं लाप्लास की परिकल्पना पर एक बहुत ही उत्कृष्ट मोनोग्राफ से परामर्श करना चाहता हूँ, जो मुझे पता है कि न्यूयॉर्क शहर में एक निश्चित निजी संग्रह में है। आपके हस्तक्षेप, मी फिलिंडा, एक अपूरणीय देरी का कारण बनेंगे, क्योंकि मैं अभी इस पुस्तिका को प्राप्त करने के लिए नाव चला रहा था, और यह बड़ी मुश्किल से था कि मैंने उन्हें बल का सहारा लिए बिना किनारे पर लौटने के लिए राजी किया। मी फिलिंडर ने निष्कर्ष निकाला, मिस स्ट्रॉन्ग और उनकी मां जंगली जानवरों के हमलों की लगभग निरंतर आशंका के तनाव के बावजूद बहुत बहादुर थीं। नहीं वे दूसरों की तरह इस सिद्धांत को आसानी से स्वीकार करने में सक्षम थीं कि जेन, क्लेटन और मॉन्सियर थुरन को सुरक्षित रूप से उठा लिया गया था। जेन पोर्टर की एस्मेरल्डा उस क्रूर भाग्य पर लगातार आंसू बहाती रहती थी जिसने उसे उसके लिटिल हनी से अलग कर दिया था। लॉर्ड टेनिंगटन का महान हृदय वाला अच्छा स्वभाव कभी भी एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं छोड़ता था। वह अभी भी एक खुशमिजाज मेजबान थे, जो हमेशा अपने मेहमानों के आराम और खुशी का ख्याल रखते थे। अपनी नौक के लोगों के साथ वह न्यायप्रिय लेकिन दृढ़ कमांडर बने रहे। जंगल में कभी भी इस बात को लेकर कोई सवाल नहीं था कि सभी महत्वपूर्ण सवालों और सभी आपात स्थितियों में अंतिम अधिकारी कौन है, जिसके लिए शांत और बुद्धिमान नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यदि यह सुव्यवस्थित और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित दल अपने से कुछ मील दक्षिण में फटे पुराने, भय से ग्रसित तिकड़ी को देख पाता तो वे उनमें उस छोटे से दल के पूर्व बेदाग सदस्यों को शायद ही पहचान पाते जो लेडी एलिस के साथ हंसे और खेले थे। क्लेटन और मॉन्सियर थुरान लगभग नग्न थे, उनके कपड़े कटीली झाड़ियों और उलझे हुए जंगल की वनस्पतियों से इतने फटे हुए थे जिसके माध्यम से उन्हें अपने और भी कठिन भोजन की आपूर्ति की तलाश में अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जेन पोर्टर को बेशक इन कठिन अभियानों का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनके परिधान बहुत ही खराब स्थिति में थे।
क्लेटन को कोई बेहतर काम न मिलने के कारण उन्होंने मारे गए हर जानवर की खाल को सावधानी से बचाया था। उन्हें पेड़ों के तनों पर फैलाकर और उन्हें परिश्रमपूर्वक खुरचकर वो उन्हें अच्छी हालत में बचाने में कामयाब रहा था। और अब जब उसके कपड़े उसकी नग्नता को ढकने में असमर्थ हो गए तो उसने उनसे एक भद्दा परिधान बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सुई के लिए एक तेज कांटा और धागे के स्थान पर सख्त घास और जानवरों के स्नायुबंधन के टुकड़े का इस्तेमाल किया गया। जब ये पूरा हो गया तो इसका परिणाम एक बिना आस्तीन का वस्त्र था जो लगभग उसके घुटनों तक था। चूंकि ये विभिन्न प्रकार के कृंतकों की कई छोटी खालों से बना था, इसलिए यह एक अजीब और अद्भुत रूप प्रस्तुत करता था, जो कि इसमें व्याप्त घृणित बदबू के साथ मिलकर इसे अलमारी के लिए एक वांछनीय वस्तु के अलावा कुछ भी नहीं बनाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शालीनता के लिए उसे इसे पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यहाँ तक कि उनकी स्थिति का दुख भी जेन पोर्टर को उसे देखकर दिल खोलकर हंसने से नहीं रोक सका। बाद में थुरन ने भी एक ऐसा ही आदिम परिधान बनाना जरूरी समझा, ताकि उनके नंगे पैर और घनी दाढ़ी वाले चेहरे मानव जाति के दो प्रागैतिहासिक पूर्वजों के पुनर्जन्म से अलग न दिखें। थुरन ने एक जैसा ही अभिनय किया। इस जीवन के लगभग 2 महीने बीत चुके थे जब पहली बड़ी विपत्ति उन पर आई। यह एक ऐसे साहसिक कार्य से शुरू हुआ जो उन दोनों के दुखों को अचानक समाप्त करने के करीब पहुंच गया, उन्हें जंगल के भयानक और भयावह तरीके से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जंगल बुखार के हमले से पीड़ित थुरन शरण के पेड़ की शाखाओं के बीच आश्रय में लेटा हुआ था। क्लेटन भोजन की तलाश में जंगल में कुछ 100 गज की दूरी पर गया था। जब वह वापस लौटा तो जेन पोर्टर उससे मिलने के लिए चली आई। चालाक आदमी के पीछे एक बूढ़ा और घायल शेर रेंग रहा था। 3 दिनों तक उसकी पुरानी नसें उसके विशाल पेट को मांस प्रदान करने के कार्य के लिए अपर्याप्त साबित हुईं। महीनों तक उसने कम और कम बार खाया था और आसान शिकार की तलाश में वह अपने अभ्यस्त ठिकानों से दूर दूर तक घूमता रहा था। आखिरकार उसे प्रकृति का सबसे कमजोर और सबसे असहाय प्राणी मिल गया था। एक पल में और नुमा भोजन करेंगे। क्लेटन, जो अपने पीछे छिपी मौत से बिल्कुल बेखबर था, खुले में जेन की ओर बढ़ा। वह जंगल के उलझे हुए किनारे से 100 फीट दूर उसके पास पहुंचा था। तभी उसके कंधे के पीछे से लड़की ने घास के अलग होते ही भूरे सिर और दुष्ट पीली आंखों को देखा, और विशाल जानवर नाक से जमीन पर धीरे से नजर आया। वह इतनी भयभीत थी कि वह कोई आवाज नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन उसकी डरी हुई आंखों की स्थिर और भयभीत निगाहें क्लेटन को शब्दों की तरह ही स्पष्ट रूप से बोल रही थीं। पीछे से एक त्वरित नज़र ने उनकी स्थिति की निराशा को प्रकट किया। शेर उनसे मुश्किल से 30 कदम की दूरी पर था, और वे आश्रय से भी उतने ही दूर थे। आदमी के पास एक मोटी छड़ी थी। भूखे शेर के खिलाफ यह उतनी ही कारगर थी जितना कि बंधे हुए कॉक से चार्ज की गई खिलौना पॉपगन। भूख से व्याकुल नुमा को बहुत पहले ही पता चल गया था कि शिकार की तलाश में दहाड़ना और कराहना व्यर्थ है, लेकिन अब जबकि यह निश्चित रूप से उसका शिकार था, मानो उसने अपने अभी भी शक्तिशाली पंजे के नीचे नर्म मांस को महसूस किया हो, उसने अपने विशाल जबड़े खोले और अपने लंबे समय से दबे हुए क्रोध को कानफोड़ू दहाड़ की एक श्रृंखला में बाहर निकाला, जिससे हवा कांपने लगी। भागो जेन, क्लेटन चिल्लाया, जल्दी करो, शरण स्थल की ओर भागो। लेकिन उसकी लकवाग्रस्त मांसपेशियों ने जवाब देने से इनकार कर दिया, और वह मूक और कठोर खड़ी रही, भयावह चेहरे से जीवित मौत को अपनी ओर रेंगते हुए देख रही थी। उस भयानक दहाड़ की आवाज सुनकर थुरान शरणस्थल के द्वार पर आ गया था, और जैसे ही उसने अपने नीचे झांकी देखी, वो उछलने लगा और रूसी भाषा में उनसे चिल्लाने लगा, भागो भागो। वह चिल्लाया, भागो, नहीं तो मैं इस भयानक जगह पर अकेला रह जाऊंगा। और फिर वह टूट गया और रोने लगा। एक पल के लिए इस नई आवाज ने शेर का ध्यान भटका दिया, जो पेड़ की दिशा में एक पूछताछ भरी नजर डालने के लिए रुक गया। क्लेटन अब और तनाव सहन नहीं कर सका। जानवर की ओर पीठ करके उसने अपना सिर अपनी बाहों में छिपा लिया और इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे भयभीत होकर देखा। उसने कुछ क्यों नहीं किया? अगर उसे मरना ही था तो एक आदमी की तरह क्यों नहीं मरा? बहादुरी से अपनी छोटी सी छड़ी से उस भयानक चेहरे पर वार करते हुए, चाहे वह कितना भी निरर्थक क्यों न हो।
क्या वानरों का टार्जन ऐसा करता? क्या वह कम से कम अंत तक वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी मृत्यु तक नहीं पहुंचता? अब शेर उस झरने की प्रतीक्षा कर रहा था जो क्रूर, चीरने वाले, पीले नुकीले दांतों के नीचे उनके युवा जीवन को समाप्त कर देगा। जेन पोर्टर प्रार्थना में अपने घुटनों पर गिर गई, अपनी आंखें बंद करके आखिरी भयानक क्षण को बंद कर दिया। बुखार से कमजोर तुरंत बेहोश हो गया। सेकंड मिनटों में बदल गए, लंबे मिनट अनंत काल में बदल गए, और फिर भी जानवर उछला नहीं। क्लेटन भाई की लंबी पीड़ा से लगभग बेहोश हो गया था, उसके घुटने कांप रहे थे, एक पल और वह गिर जाएगा। जेन पोर्टर अब और सहन नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखें खोलीं। क्या वह सपना देख रही थी? विलियम, उसने फुसफुसाते हुए कहा, देखो। क्लेटन ने खुद को इतना काबू में कर लिया कि वह अपना सिर उठाकर शेर की ओर मुड़ गया। उसके होठों से आश्चर्य की एक चीख निकली। उनके पैरों के पास ही वह जानवर मौत की हालत में पड़ा था। उसकी भूरी खाल से एक भारी युद्ध भाला निकला हुआ था। ये दाहिने कंधे के ऊपर बड़ी पीठ में घुस गया था और पूरे शरीर को पार करते हुए जंगली दिल को छेद गया था। जेन पोर्टर अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। जैसे ही क्लेटन ने उसकी ओर मुड़कर देखा, वह कमजोरी में लड़खड़ा गई। उसने उसे गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं और फिर उसे अपने पास खींच लिया। उसके सिर को अपने कंधे पर दबाते हुए वह उसे धन्यवाद देने के लिए चूमने के लिए झुका। लड़की ने धीरे से उसे दूर धकेल दिया। कृपया ऐसा मत करो, विलियम, उसने कहा। मैंने पिछले कुछ क्षणों में 1000 साल जिए हैं। मैंने मौत का सामना करते हुए जीना सीखा है। मैं तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं अब उस असंभव स्थिति में नहीं रह सकती जिसे मैंने तुमसे किए गए एक आवेगपूर्ण वादे के प्रति वफादारी की झूठी भावना के कारण जीने की कोशिश की है। मेरे जीवन के अंतिम कुछ सेकंड ने मुझे सिखाया है कि अपने आप को और आपको धोखा देने का और प्रयास करना, या फिर एक पल के लिए भी आपकी पत्नी बनने की संभावना पर विचार करना घृणित होगा, अगर हम सभ्यता को पुनः प्राप्त कर लें। क्यों, जेन? वह चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे दैवीय बचाव का मेरे प्रति तुम्हारी भावनाओं को बदलने से क्या लेना देना है? तुम अभी बेबस हो, कल तुम फिर से अपनी जैसी हो जाओगी। मैं इस पल में खुद के जितना करीब हूँ, पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। जो कुछ अभी हुआ है, उसने मुझे फिर से याद दिला दिया है कि अब तक के सबसे बहादुर आदमी ने मुझे अपने प्यार से सम्मानित किया था। जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने उसे वापस कर दिया है, और इसलिए मैंने उसे दूर भेज दिया। वो अब मर चुका है, और मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं निश्चित रूप से अपने पति की सापेक्ष कायरता के लिए लगातार घृणा की भावना को बनाए रखे बिना उससे कम बहादुर किसी और से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। और अगले ही दिन महान विपत्ति आ पड़ी।